देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। सीधे ले चलते हैं आपको कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा क्या कुछ कर रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। गया है कितने ऑक्सीजन प्लांट्स आप लोग अब तक इंस्टॉल कर पाए हैं, क्योंकि जब पहली वेव आई थी उसके बाद भी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने यही कहा कि हम काम कर रहे हैं और फैसिलिटीज बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब दूसरी वेव ने दस्तक दी जो हालत हुई है पूरे मुल्क में, वो हम सब ने देखा। और इसीलिए राजस्थान की जनता को अश्योर करने के लिए अगर आप आंकड़ों के हिसाब से समझा सके कि पहले से अब कितनी कैपेसिटी बढ़ी है और आगे कितनी कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान है। देखिए, हमारे जो करीब ऑक्सीजन बेड थे 10,000 के करीब थे, आज हमने 18,000 बेड बढ़ा लिए और आने वाले टाइम में मैं समझता हूं 5,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड राजस्थान में हमने बनाने की तैयारी है। हमारी जनरेशन प्लांट हमने पिछले 11 महीने में 37 लगाए हैं, लेकिन वो भी कम पड़ गए इस बार। अब 120 MT के करीब 59 शहरों में हमारा यूडीएच डिपार्टमेंट वो जनरेशन के प्लांट लगा रहा है। हमने हमारा जो NHM है उसके माध्यम से ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगा रहे हैं। DRDO के माध्यम से 15-16 ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट वो लग रहे हैं। तो राजस्थान में आने वाले समय में हम ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी रहने नहीं देंगे, चुनौती चाहे कितनी भी आए। हमारे वेंटिलेटर्स की संख्या में हमने बढ़ोतरी की है, आज करीब 3,000 वेंटिलेटर्स राजस्थान में रेडी है और ICU बेड्स की संख्या भी हमारे पास 3,000 के करीब ही है। तो कुल मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तेजी से हमने बढ़ाया है जी। ये जो चुनौती अचानक आई, एकदम केसेस तेज हुए जी। अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो यहाँ स्थिति विस्फोटक होती थी, लेकिन अब हमारे पर डे केसेस 7,000 के करीब आ रहे, मृत्यु का आंकड़ा भी कम हुआ है और जैसा थर्ड वेव की आशंका बताई जा रही है उसकी तैयारी हमने अभी से शुरू ठीक है। थर्ड वेव पर मैं आती हूँ राजस्थान में नियोनेटल इंटेंस। बहुत अच्छी बात है आपने जो जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि जो किल्लत संसाधनों की हमने सेकेंड वेव में देखी है वो थर्ड वेव में नहीं देखने को मिले, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जब सरकारों की परीक्षा होती है और बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए पहले से तैयारी की जाए। लेकिन ब्लैक फंगस अभी भी बहुत चिंता पैदा कर रहा है और इससे ये लग रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। सेकेंड वेव अपने साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा लेकर आया है। राजस्थान में 700 से ज़्यादा मामले आए हैं और आप लोगों ने महामारी इसे घोषित किया है, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज मिल सके अस्पतालों में, जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है उस पर कंट्रोल किया जा सके, लोगों में जो मरने की तादाद है उसे कम किया जा सके, क्या प्लान है सरकार के पास? देखिए, ये म्यूकोमाइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं जी, ये डायबिटीज बढ़ जाने की वजह से होती है। दर्द होना, आंख या कान के पास लाल चकत्तों के निशान, नाक और साइनस के जरिए ये बुखार, सांस की कमी, कफ, सिरदर्द, खून की उल्टी, मानसिक तनाव, ये इस तरह के सिम्टम्स जब आते हैं तो ये ब्लैक फंगस के रोगियों के आते हैं। हमारे यहाँ भी केसेस काफ़ी हैं, लेकिन हमने SMS हॉस्पिटल में अलग से इसके ट्रीटमेंट की एक यूनिट खोल दी है और इसमें जो इंजेक्शंस चाहिए एम्पोथेरेसिन, उसकी प्रोक्योरमेंट की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस दवा को भी भारत सरकार ने नियंत्रित कर लिया है, लेकिन इसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, इसके लिए हमारी SOG पूरी अलर्ट मोड पे है। यहाँ राजस्थान में जिस ढंग से ENT के डॉक्टर्स का और ऑप्थोमोलॉजी के डॉक्टर्स का पूरी एक टीम बनाई गई है, क्योंकि मृत्यु दर इसमें 50% है, जो बहुत ही खतरनाक संकेत है, लेकिन हम इनको ट्रीट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में अभी स्थिति नियंत्रण में है। जितने भी केसेस हैं उनमें अधिकांश तो यहाँ SMS जयपुर में मेडिकल कॉलेज में रेफर हो चुके हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले 2-3 दिन में हम दूसरे जो मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे जोधपुर का है, अजमेर का है, बीकानेर का है, उदयपुर का है, कोटा है, वहाँ भी इसी टीम के साथ हम इसका इलाज शुरू करें। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, ये बात सही है जी। गांव में भी क्या ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं रघु जी? और इसके साथ ही अब तो व्हाइट फंगस भी चिंता पैदा कर रहा है। कई राज्यों में व्हाइट फंगस के मामले भी, उसके भी मरीज आए हैं। राजस्थान में उसको लेकर क्या स्थिति है? और अगर गांव में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते हैं तो उस खतरे से निपटने के लिए आगे
किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है, ये अत्यधिक स्टीरॉइड देने की वजह से और डायबिटीज बढ़ जाने की वजह से होती है। लंबे समय तक कोई मरीज आईसीयू में रहेगा, उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से। तो ये इक्के दुक्के केसेस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं, जिनको रेफर करके जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। और यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी एक जैन ईएनटी है हॉस्पिटल, 100 के करीब मरीज वहाँ भी भर्ती है, जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है सिर्फ इसी पर्पज के लिए। वहाँ भी हमारे 100 मरीज के करीब वहाँ भर्ती है। कुल मिला के गाँव में ज़्यादा इसका प्रकोप आया नहीं है, लेकिन जो भी केसेस रेफर होके आ रहे हैं वो एसएमएस हॉस्पिटल में हमने अलग इसका वार्ड बना दिया है और वहाँ ट्रीटमेंट की फैसिलिटी शुरू कर दी है। एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, और वो ये कि तीसरे फेज में बच्चों पर बहुत खतरा मंडरा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बच्चे बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तीसरे फेज के लिए इसके मद्देनजर क्या तैयारियां? देखिए, जितने भी हमारे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है राजस्थान के अंदर, जितने पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, जितने एसएनसीयू है, जितने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तो सुविधाओं को हम वेल इक्विप्ड कर ही रहे हैं। वहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम, वहाँ ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स, इसके साथ साथ हम लोग, मैंने अभी कहा आपको कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं ग्रामीण इलाकों में, वहाँ भी 2-2, 3-3 बेड आईसीयू के डेवलप कर रहे हैं। उनमें भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम कर रहे हैं और वहाँ भी जनरेशन के प्लांट ऑक्सीजन के लगा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो थर्ड वेव आएगी उसकी तैयारी हम आने वाले 1 महीने में कर लें। ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि सितंबर में इसके आने की संभावना है। तो हम तो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर राजस्थान को वेल इक्विप्ड करेंगे, ताकि इस तीसरी वेव का मुकाबला हम राजस्थान में डट के कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रघु शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि जैसा कि डॉक्टर रघु शर्मा बता रहे हैं कि अगले 1 महीने के भीतर थर्ड वेव के लिए राजस्थान में तैयारियां कर ली जाएंगी, ताकि अगर बड़ी संख्या में फिर से एक बार मरीजों का आना शुरू हुआ तो सरकार इस स्थिति से अच्छे से निपट सके। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने।